Hello everyone, welcome to the channel Tutor Box. In today's class, I am going to discuss about adverse event following immunization. And this is the part from Pharmacovigilance Unit 3. So just understand what is adverse event following immunization. Means इम्यूनाइजेशन होने के बाद में कौन कौन से एडवर्स इवेंट हो सकते हैं, मतलब वैक्सीन जब हमें लगेगी तब हमें कौन से एडवर्स इवेंट हो सकते हैं. So just look at here. Mostly what happen in most of the condition under recommended condition, all vaccine used in national immunization program are safe and effective if used correctly. तो जनरली ज़्यादातर जो भी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है अगर वैक्सीन उसमें यूज़ किया जा रहा है तो वो सेफ और इफेक्टिव होता है. बट जनरली होता क्या है इन प्रैक्टिस, नो वैक्सीन इज कंप्लीटली रिस्क फ्री. कोई भी वैक्सीन ऐसा नहीं होता कि वो रिस्क फ्री हो और उसमें एडवर्स इवेंट ना हो. सो एडवर्स इवेंट कैसे हो सकते हैं, उसमें देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ माइनर साइड इफेक्ट टू मोर सीवियर रिएक्शन. So both kind of reaction may be possible. Now just to understand a specific event and to be able to respond appropriately, there are several questions that we need to answer. So what are those questions? The first one is what caused the reaction and was it related to the vaccine or way it was administered or was it unrelated? क्लियर. एंड आर द रिएक्शन माइनर और सीवियर. यहाँ पर आप समझिए कि जो भी रिएक्शंस हुए हैं वो इस वजह से हुए हैं, क्या वो वैक्सीन की वजह से हैं, वैक्सीन प्रोडक्ट की वजह से हैं, उसके एडमिनिस्ट्रेट करने की वजह से हैं, और जो एडवर्स रिएक्शन हुए हैं वो माइनर हैं या सीवियर हैं. सो यहाँ पर देखिए हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं. फर्स्ट वी आर लुकिंग ऑन द क्लासिफिकेशन. ओके, सो अगर AEFI को हम क्लासीफाई करें तो द फर्स्ट वन इज vaccine product related reaction, the second one is vaccine quality defect related reaction. Clear. And the third one is immunization error related reaction. Fourth one is immunization anxiety related reaction, and the fifth one is coincidental reaction. Initially we will discuss a small definition of all of these 5 times and then further we will describe them in detail. So just look at it. Vaccine product related reaction. So vaccine product related reactions क्या होंगी basically? So an AEFI that is caused or precipitated by vaccine due to one or more inherent property of the vaccine. तो जो भी वैक्सीन बनाया गया है उसकी जो प्रॉपर्टी, उन्हीं प्रॉपर्टीज की वजह से कोई ना कोई एडवर्स रिएक्शन हो. जैसे कि DTP का वैक्सीन हमने लगाया और उसकी वजह से क्या हो गया, एक्सटेंसिव लिम्ब स्वेलिंग हो गई. या फिर हमने मम्स का वैक्सीन लगाया और उसकी वजह से क्या हो गया, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस हो गया. तो ये सब वैक्सीन के इनहेरेंट प्रॉपर्टी की वजह से ऐसे कुछ एग्जाम्पल हमें मिलते हैं. तो उनको हम किस कैटेगरी में डालेंगे, वैक्सीन प्रोडक्ट रिलेटेड रिएक्शंस में डालेंगे. देन लुक एट सेकेंड, वैक्सीन क्वालिटी डिफेक्ट्स. यहाँ पर देखिए वैक्सीन जो बनाया गया है उसकी मैन्युफैक्चरिंग की वजह से कोई क्वालिटी में डिफेक्ट आया हो, कोई भी जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं उनमें डेविएशन आया हो, उसकी वजह से जो है वैक्सीन खराब हुआ. तो इसका एग्जांपल हम क्या देखेंगे कि हमने इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन लगाया, कोई भी लॉट आया और इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन लगाया और उसी इनएक्टिवेटेड पोलियो की वैक्सीन की वजह से क्या हो गया, पैरालाइटिक पोलियो हो गया पेशेंट को, जिस भी पेशेंट को लगाया. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मैन्युफैक्चर करके इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन आया था वो कंप्लीटली इनएक्टिव नहीं हुआ था. तो अगर वो कंप्लीटली इनएक्टिव नहीं होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोलियो होने के चांसेस दोबारा से पेशेंट को हो जाएंगे. तो ये क्वालिटी रिलेटेड डिफेक्ट हो गया. देन इम्यूनाइजेशन एरर रिलेटेड इवेंट्स. ओके, तो यहाँ पर देखिए इम्यूनाइजेशन एरर किस तरह से आएगी कि अगर हमने कोई भी वैक्सीन दिया है तो वहां पर इनअप्रोप्रिएट उसका यूजेस हुआ है, मतलब कि जिस डिजीज के लिए ये वैक्सीन बनाया गया उस डिजीज के लिए उसका यूटिलाइज नहीं हुआ है और अनऑथोराइज्ड यूज हुआ है, और जिस भी डिजीज के लिए वो रिकमेंडेड किया गया था उस डिजीज को के लिए ना करके उसको दूसरी डिजीज में भी उसको यूज कर लिया गया है. तो यहाँ पर क्या हो सकता है, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन बाय कंटामिनेटेड मल्टी डोज वायरस. तो बेसिकली इस तरह के एडवर्स इवेंट हो रहे हैं इनअप्रोप्रिएट वैक्सीन हैंडलिंग की वजह से, इनअप्रोप्रिएट प्रेस्क्राइबिंग की वजह से और इनअप्रोप्रिएट एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से. नेक्स्ट वन इज इम्यूनाइजेशन एंजाइटी रिलेटेड रिएक्शंस. सो इम्यूनाइजेशन एंजाइटी रिलेटेड रिएक्शन क्या होगा
कि जब कभी भी किसी पेशेंट को वैक्सीन दिया जाना है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एंजाइटी हो, कुछ चिंता हो उसको कि पता नहीं वैक्सीन दे रहे हैं तो क्या होगा। जैसे आपने कोरोना के केस में देखा कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा भय था कि अगर हम वैक्सीन लगाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इस तरह की जो एंजाइटी होती है उसकी वजह से भी क्या होता है, एडवर्स इवेंट आ जाते हैं। तो बेसिकली एंजाइटी की जगह अभी साइंटिस्ट ने नई टर्म दी है, वो टर्म है इम्यूनाइजेशन स्ट्रेस रिलेटेड रेस्पॉन्स। तो यहाँ पर इसका एग्जांपल क्या हो गया, सिनकोप और हाइपर वेंटिलेशन, ये दो जो हैं इसके एग्जांपल हो गए। देन कोइंसिडेंटल इवेंट। कोइंसिडेंटल इवेंट क्या है कि जैसे किसी भी पर्सन को वैक्सीन दिया और साइमल्टेनियसली वैक्सीन देने की वजह से उसमें कुछ नहीं हुआ, बट उसी टाइम पर उसे कोई दूसरी डिजीज हो गई और सभी को ये लगा कि ये डिजीज जो है वैक्सीन देने की वजह से हुई। जैसे सपोज करिए किसी पर्सन को वैक्सीन दिया और उसको फीवर आ गया, बट जो फीवर आया है वो हो सकता है सेम टाइम पर ही उसे मलेरिया हो गया, उसकी वजह से आया। तो यहां पर क्या कंसीडर किया जाएगा कि वैक्सीन देने की वजह से क्या हुआ है, फीवर आया, जबकि फीवर आया किस वजह से, मलेरिया की वजह से, सेम टाइम पर ही उसको मलेरिया हो गया। तो ये कोइंसिडेंटल इवेंट है, जब हमने वैक्सीन दिया और साइमल्टेनियसली कोई और डिजीज उसी टाइम पर हो जाए, तो ये क्या कहलाएगा, कोइंसिडेंटल इवेंट है। सो कोइंसिडेंटल इवेंट रिफ्लेक्ट द नेचुरल अकरेंस ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम इन अ कम्युनिटी with common problem being frequently reported. Clear everyone? Now यहाँ पर हम दो तरह के इवेंट देखते हैं वैक्सीन के देने के बाद में, सीरियस एडवर्स इवेंट और सीवियर एडवर्स इवेंट। तो देखिए सीरियस इवेंट्स क्या है, एन AEFI will be considered serious if it is result in the death, अगर किसी की डेथ हो जाए, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है वो, रिक्वायर इन हॉस्पिटलाइजेशन और प्रोलोंगेशन ऑफ एग्जिस्टिंग हॉस्पिटलाइजेशन। तो इन सभी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है सीरियस इवेंट में, एंड इट रिजल्ट इन परसिस्टेंट एंड सिग्निफिकेंट डिसेबिलिटी और इनकैपेसिटी। तो सिग्निफिकेंट डिसेबिलिटी और इनकैपेसिटी कॉज कर सकता है, और इट मे ऑल्सो कॉज कॉन्जेनाइटल एनोमेली और बर्थ डिफेक्ट कॉज कर सकता है, रिक्वायर इंटरवेंशन टू प्रिवेंट परमानेंट इम्पेयरमेंट और डैमेज। तो यहाँ पर जरूरत होगी कि कुछ ना कुछ मेडिसिन, कुछ ट्रीटमेंट दिया जाए ताकि परमानेंट डैमेज होने से बचाया जा सके। तो ये सभी किसके अंदर आएंगे, सीरियस इवेंट में आएंगे। अब देखिए सीवियर इवेंट क्या है, तो इन दोनों को ही आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो सीवियर इवेंट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द इंटेंसिटी ऑफ अ स्पेसिफिक इवेंट एज अ माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। सो द इवेंट इटसेल्फ हाउएवर मे बी ऑफ रिलेटिवली माइनर मेडिकल सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, अगर वैक्सीन लेने के बाद हमें फीवर आया तो फीवर को हम क्या बोलेंगे कि माइनर मेडिकल इवेंट है, बट अकॉर्डिंग टू इट्स सीवियरिटी, उसकी सीवियरिटी के अकॉर्डिंग हम उसको ग्रेड कर सकते हैं कि माइल्ड फीवर है या मॉडरेट फीवर है। तो इस तरह से डिवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए सीवियर वैक्सीन रिएक्शन इंक्लूड अमंग अदर्स, लाइक सीवियर जो वैक्सीन रिएक्शन है उसमें क्या क्या इंक्लूड करेंगे, सीजर्स को हम इंक्लूड करेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया को इंक्लूड करेंगे, हाइपोटोनिक हाइपो रेस्पॉन्सिव एपिसोड HHE को इंक्लूड करेंगे, प्रोलोंग्ड क्राइंग कोई कर रहा है उसको भी हम इंक्लूड करेंगे। देन मोस्ट सीवियर वैक्सीन रिएक्शन डू नॉट लीड टू द लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम बहुत कम ही कॉज कर रहा है, और एनाफाइलैक्सिस while potentially fatal is treatable without leaving any long term effects. So anaphylaxis is what a severe adverse event of vaccine. Now key point क्या है हमारा यहाँ समझने के लिए, severe allergic reaction like anaphylaxis can be life threatening. Health worker who gave vaccination should know the sign of allergic reaction and be prepared to take immediate action. तो यहाँ पर हेल्थ वर्कर को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो सीवियर एलर्जिक रिएक्शन लाइक एनाफाइलैक्सिस हो रहा है तो उनको उसके साइन एंड सिम्टम पता होना चाहिए, और उनको तैयार रहना चाहिए कि जैसे ही अगर किसी पर्सन के अंदर एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन हो वैक्सीन देने के बाद में, तो ट्रीटमेंट के लिए उन्हें हमेशा तैयार रहना चाहिए। नाउ अब देखिए यहाँ पर हम सीवियर रिएक्शन और सीरियस रिएक्शन दोनों ही एडवर्स इवेंट में डिफरेंस देखेंगे। तो देखिए बेसिकली सीवियर रिएक्शन एक ब्रॉडर टर्म है, ठीक है, और ये रेगुलेटेड टर्म नहीं है, जबकि सीरियस रिएक्शन रेगुलेटरी टर्म है। तो सीरियस रिएक्शन में क्या होगा, एनी अनटूवर्ड मेडिकल अकरेंस एट एनी डोज एंड विच रिजल्ट इन डेथ हो सकती है, एंड रिक्वायर इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है, एंड इट ऑल्सो रिजल्ट इन परसिस्टेंट और
significant disability and it is a life threatening but it is a part of a severe reaction. Okay, यहाँ पर आप डायग्राम भी देख सकते हैं, जो हमने बड़ा सर्किल बनाया उसके अंदर ही हमने ये छोटे सर्किल में सीरियस रिएक्शन को बनाया. अब देखिए सीवियर रिएक्शन क्या होगी. सो कैन बी डिसेबलिंग एंड रेयरली लाइफ थ्रेटनिंग होगी. तो देखिए यहाँ पर लाइफ थ्रेटनिंग है, ये रेयरली है, जबकि जो सीरियस रिएक्शन है वो लाइफ थ्रेटनिंग है. एंड इट सीवियर रिएक्शन को अगर हम देखें तो दे मस्ट बी रिपोर्टेड एंड मोस्ट डू नॉट लीड टू द लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम. तो सीवियर रिएक्शन जो है वो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम नहीं कर रही है. अब यहां पर देखिए सीवियर रिएक्शन इंक्लूड सीरियस रिएक्शन बट आल्सो इंक्लूड अदर सीवियर रिएक्शन. दिस इज इंपॉर्टेंट. क्लियर. तो सीवियर रिएक्शन जो है वो सीरियस रिएक्शन को इंक्लूड कर रही है, बट इसके अलावा भी सीवियर रिएक्शन में दूसरी रिएक्शन भी इंक्लूड है जो कि सीवियर रिएक्शन कहलाती हैं. तो यहाँ पर देखिए जैसे कि पेंडेमिक इन्फ्लुएंजा H1N1 का जो वैक्सीन दिया गया था उसमें भी क्या हुआ था कि फेटाल और लाइफ थ्रेटनिंग एडवर्स रिएक्शंस हुई थी, सीरियस अनएक्सपेक्टेड एडवर्स रिएक्शंस हुई थी, और न्यूराइटिस, कन्वल्जन, एनाफाइलेक्सिस, सिंकोप, एनसेफेलाइटिस, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, वेस्कुलाइटिस, गोएलिन बेहरर सिंड्रोम एंड बाइल्स पाल्सी, ये सब रिएक्शंस उसमें भी हुई थी. क्लियर. अब देखिए यहाँ पर हमें क्या समझना है. इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट सीरियस एंड सीवियर आर ऑफन यूज एज अ इंटरचेंजेबल टर्म बट दे आर नॉट. हमेशा जनरली क्या होता है, साइंटिफिक कम्युनिटी और जो भी प्रोफेशनल्स हैं वो सीरियस और सीवियर को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, बट ये एक्चुअली इंटरचेंजेबल नहीं है. ये बात हमें ध्यान रखनी. यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन है. क्या क्वेश्चन है? एन एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन दैट रिजल्ट इन अ डेथ of the patient is considerable as a serious event. तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन के लिए मैंने बताया था कि वो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन कैसी होती है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें. अब देखिए यहाँ पर हम वैक्सीन रिएक्शन लेते हैं. तो वैक्सीन रिएक्शन में क्या हो सकती है? वैक्सीन प्रोडक्ट रिलेटेड रिएक्शन हो सकती है और वैक्सीन क्वालिटी डिफेक्ट्स होते हैं. तो दोनों में ही दोनों तरह की प्रॉब्लम हमें मिलेगी. माइनर रिएक्शन हमें मिल सकती है और सीवियर रिएक्शन हमें मिल सकती है. तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर माइनर रिएक्शन है तो क्या होंगी? यूजुअली अकर विद इन अ फ्यू आवर्स ऑफ द इंजेक्शन एंड रिजोल्व आफ्टर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉज लिटिल डेंजर. ठीक है, ज्यादा बहुत डेंजर नहीं होगा. इसमें क्या आ सकती है? इंक्लूड पेन हो सकता है, स्वेलिंग, रेडनेस साइट ऑफ इंजेक्शन पे हो सकता है, फीवर हो सकता है, मेलियाज हो सकता है और मसल पेन रह सकता है और हेडेक हो सकता है और लॉस ऑफ एपेटाइट. ये सब माइनर रिएक्शन में आएंगे. सीवियर रिएक्शन में क्या होगा? लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स नहीं होंगे. यूजुअली डू नॉट रिजल्ट इनटू लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम बट इट कैन बी डिसेबलिंग. यहाँ पर डिसेबिलिटी हो सकती है एंड आर रेयरली लाइफ थ्रेटनिंग. तो इसके एग्जांपल कौन कौन से? सीजर्स हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती है कॉज बाय द बॉडी रिएक्शन टू अ पर्टिकुलर कंपोनेंट इन द वैक्सीन. क्लियर. तो ये देखिए ये माइनर रिएक्शंस होगी और सीवियर रिएक्शन होगी जो कि वैक्सीन के प्रोडक्ट और क्वालिटी डिफेक्ट की वजह से हो सकता है. अब यहाँ पर हमारे लिए की पॉइंट क्या है? देयर इज अ लो पब्लिक टॉलरेंस ऑफ वैक्सीन एडवर्स रिएक्शन. वैक्सीन आर देयर फॉर ओनली लाइसेंस व्हेन द frequency of severe reaction is very rare and only minor and self-limiting reaction are reported. क्लियर. जनरली वैक्सीन को तभी मार्केट में रिलीज किया जाता है जबकि उसकी सीवियर रिएक्शन की फ्रीक्वेंसी क्या हो? बहुत कम हो. बट अभी आपने कोरोना के केस में देखा कि कोरोना के केस में वैक्सीन को जल्दी लॉन्च किया क्योंकि यहाँ पर पैंडेमिक आ गया था. तो उसके लिए फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल और फेज 3 ट्रायल के बाद इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूव कर दिया गया था. देखिए माइनर रिएक्शंस क्या हो सकती हैं वैक्सीन देने की वजह से? तो ज्यादातर माइनर रिएक्शन क्या होते हैं? लोकल रिएक्शन जो होती हैं, स्वेलिंग हो गया, रेडनेस हो गया साइट ऑफ इंजेक्शन. तो ये स्वेलिंग और रेडनेस आपको दिख रही है. क्लियर. देखिए यहाँ पर जो कॉमन माइनर वैक्सीन रिएक्शंस हैं वो हम देखते हैं. तो ये एक स्टडी है, उसमें देखा गया है कि जैसे अलग अलग वैक्सीन है तो उसमें लोकल रिएक्शंस क्या हुई हैं और सिस्टमिक रिएक्शंस क्या हुई हैं. तो अगर लोकल रिएक्शन की हम बात करें तो पेन हो गया, स्वेलिंग हो गई, रेडनेस हो गया. तो अगर BCG वैक्सीन की बात करें तो वहां पर 90 to 95% केसेस में पेन, स्वेलिंग और रेडनेस हुआ है. सिस्टमिक रिएक्शंस की बात करें तो यहाँ पर ना फीवर आया है, ना इरिटेबिलिटी, मेलियास, इस तरह का कोई भी सिम्टम नहीं आया. हेपेटाइटिस बी की अगर हम बात करें तो
एडल्ट्स में 15% केसेस में पेन, स्वेलिंग और रेडनेस हुई है, चिल्ड्रन में 5% में हुआ है। हेपेटाइटिस बी में सिस्टमिक रिएक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 to 6% केसेस में ऐसा हुआ है। तो सिमिलरली और बाकी जो अदर केसेस हैं इन सब में भी कुछ न कुछ लोकल रिएक्शंस होती हैं, अलग अलग परसेंटेज हैं, एंड सिस्टमिक रिएक्शन भी अलग अलग परसेंटेज हैं। तो दे आर वेरिएबिलिटी इन द केस टू केस और वैक्सीन टू वैक्सीन अलग अलग वेरिएबिलिटी है। जैसे अगर हम ओरल पोलियो वैक्सीन की बात करें तो यहाँ पर देखिए लोकल रिएक्शन बहुत ही नन है, क्लियर, और फीवर भी लेस देन 1% है, एंड जो सिस्टमिक रिएक्शन लाइक मेलियास हो गया, इरिटेबिलिटी होगी, तो ये भी लेस देन 1%। तो यहाँ पर इन सभी केसेस में हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर किसी पर्सन को लोकल रिएक्शन होती है या सिस्टमिक रिएक्शन होती है तो क्या ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। जैसे अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो लोकल रिएक्शन होती है तो कोल्ड क्लॉथ एट द इंजेक्शन साइट पे लगाना चाहिए अगर पेन, स्वेलिंग हो रही है, रेडनेस हो रहा है, और पैरासीटामोल की टैबलेट देनी चाहिए। अगर फीवर हो रहा है उस केस में क्या करना चाहिए, एक्स्ट्रा ओरल फ्लूइड देना चाहिए, वियर कूल क्लॉथिंग होनी चाहिए, टेपोइड स्पंज और बाथ करना चाहिए, और पैरासीटामोल लेना चाहिए। एंड अगर मेलियाज हो रहा है, इरिटेबिलिटी है, तो हमें एक्स्ट्रा फ्लूइड देना चाहिए। नाउ देखिए यहाँ पर सीवियर रिएक्शन क्या हो सकती है वैक्सीन देने के बाद में। तो यहाँ पर देखिए बीसीजी वैक्सीन हो गया, ओरल पोलियो वैक्सीन हो गया, डीटीपी का वैक्सीन हो गया और मीजल्स का वैक्सीन हो गया। तो रिएक्शन किस तरह की हो सकती है, फेटाल रिएक्शंस हो सकती हैं। वैक्सीन एसोसिएटेड ओरल पोलियो वैक्सीन में वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियोमाइलाइटिस हो सकता है। तो यहाँ पर फेटाल डिसेमिनेशन 1 to 12 मंथ का ऑनसेट हो सकता है इसमें। अगर हम पीपी की बात करें, वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियोमाइलाइटिस की बात करें, तो यहाँ पर 4 to 30 डेज है, और फ्रीक्वेंसी देखिए कि 10 लाख लोगों में से 2 से 4 लोगों को हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी काफी कम है। इसी तरह डीटीपी की बात करें हम तो प्रोलॉन्ग्ड क्राइंग और सीजर्स हो सकते हैं 0 to 24 आवर्स। तो ऑनसेट इसका काफी कम है, 0 to 24 आवर, विद इन 24 आवर के अंदर यहाँ पर हो रहा है। मीजल्स में फेब्राइल सीजर की हो सकता है या एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन। तो यहाँ पर देखिए जनरली एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन जो है विद इन 1 आवर के अंदर हो जाएगी, तो इसका ध्यान रखना है। और ये भी देखिए कि 10 लाख लोगों में से एक पर्सन को हो रही है। तो ऑनसेट ऑफ इंटरवल और फ्रीक्वेंसी जो है वो सीवियर रिएक्शन की क्या है वो भी हमें याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट वन जो है हमारा इम्यूनाइजेशन एरर रिलेटेड रिएक्शन। तो इसका हमारा जो की पॉइंट जो समझने वाली बात है वो क्या है, इम्यूनाइजेशन एरर ऑफन कंस्टिट्यूट द ग्रेटेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ AEFI। ओके, तो ज्यादातर जो AEFI होते हैं वो मेनली जो है इम्यूनाइजेशन एरर होने की वजह से होते हैं। So they can include death associated with the reconstitution of the vaccine with an incorrect diluent or drug। तो यहाँ पर देखिए इम्यूनाइजेशन एरर रिजल्ट किसकी वजह से हो सकती है, इम्यूनाइजेशन एरर। सो एरर इन वैक्सीन प्रिपरेशन, हैंडलिंग एंड स्टोरेज और एडमिनिस्ट्रेशन। सो इम्यूनाइजेशन एरर कैन आल्सो अफेक्ट मेनी वायल्स, फॉर एग्जाम्पल फ्रीजिंग वैक्सीन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट में रिजल्ट इन इंक्रीज इन लोकल रिएक्शन। सो जब ट्रांसपोर्ट के दौरान हम फ्रीज कर देते हैं वैक्सीन को, उसकी वजह से भी काफी सारी लोकल रिएक्शन हो जाती है। देन यहाँ पर देख लीजिए इम्यूनाइजेशन एरर के एग्जांपल देख लीजिए और उनकी वजह से होने वाले पॉसिबल एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन वो क्या हो सकता है। अगर हमने नॉन स्टेराइल इंजेक्शन यूज कर लिया उसकी वजह से क्या होगा, जैसे कि नॉन स्टेराइल इंजेक्शन में क्या हो सकता है, रीयूज ऑफ डिस्पोजेबल सिरिंज हो सकता है, निडल लीडिंग टू द कंटामिनेशन ऑफ द वायल और स्पेशली इन द मल्टी डोज वायल। ठीक है, इन प्रॉपर स्टेराइज वायल को हम यूज कर लिया हो कहीं पर, या कंटामिनेटेड वैक्सीन और डाइल्यूएंट को यूज कर लिया, तो इन सब की वजह से हो क्या सकता है, लोकल इंजेक्शन साइट रिएक्शन लाइक एब्सेसिस हो गया, स्वेलिंग हो गया, सेल्यूलाइटिस और हो सकता है सेप्सिस हो सकता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है, ब्लड बोर्न ट्रांसमिशन डिजीज हो सकती है लाइक हेपेटाइटिस बी हो गया, HIV हो गया, या फिर डेथ हो। तो ये सब पॉसिबल एडवर्स इवेंट है जस्ट बिकॉज ऑफ नॉन स्टेराइल इंजेक्शन हमने यूज किया है। तो जो भी सीरीज यूज की जा रही है वो स्टेराइल होनी चाहिए और हर पेशेंट पर चेंज होनी चाहिए, ईच एंड एवरी पेशेंट। रिकंस्टिट्यूशन है, देन रिकंस्टिट्यूशन एरर। तो रिकंस्टिट्यूशन एरर क्या है, बेसिकली जब वैक्सीन की डोज बनाई जा रही है तो उसको बनाते वक्त उसका कितना डोज लेना है, कितना उसको मिक्स करना है, कितनी उसकी शेकिंग करनी है, ये सही से नहीं हुआ है, डाइल्यूएंट के साथ प्रॉपरली मिक्स नहीं हुआ है। सो इनएडिक्वेट शेकिंग हुई हो वैक्सीन की, या रिकंस्टिट्यूशन विद इनकरेक्ट डाइल्यूएंट और ड्रग सब्स्टिट्यूएंट फॉर वैक्सीन और डाइल्यूएंट, इनमें भी कुछ चेंजेस हुआ हो, या फिर क्या कर लिया हो, रीयूज ऑफ रिकंस्टिट्यूटेड वैक्सीन एट अ सब्सिक्वेंट सेशन। तो ये सब तरह की प्रॉब्लम क्या लीड करेगी, रिकंस्टिट्यूशन
एरर को लीड करेगी और इनकी वजह से हो क्या जाएगा, लोकल एब्सेसिस हो जाएगा या वैक्सीन क्या हो सकती है, इनइफेक्टिव हो सकती है। इफेक्ट ऑफ ड्रग लाइक इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन और मसल रिलैक्सेंट, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, डेथ, ये सब कुछ भी हो सकता है। अदर पॉसिबल कॉज ऑफ इम्यूनाइजेशन एरर इज इंजेक्शन एट इनकरेक्ट साइट, जैसे कि बीसीजी वैक्सीन जो है वो सबक्यूटेनियसली दे दिया हो तो ये एक इनकरेक्ट है, या डीटीपी या टीटी का जो इंजेक्शन है वो बहुत ही ज्यादा सुपरफिशियली दे दिया गया हो, या फिर इंजेक्शन इनटू बटक, जहां पर नहीं देना है वहां इंजेक्शन दे दिया है। तो इन सब की वजह से क्या होगा कि लोकल रिएक्शंस होंगी या फिर एब्सेसिस फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि शिएटिक नर्व में डैमेज हो जाए। देन वैक्सीन ट्रांसपोर्टेड और स्टोर इनकरेक्टली, अगर वैक्सीन का ट्रांसपोर्ट सही से नहीं गया, जैसे कि फ्रीजिंग वैक्सीन ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट, या फिर फेलियर टू कीप द वैक्सीन इन कोल्ड चेन एक्सपोजिंग टू एक्सेसिव हीट और अ कोल्ड। तो जब ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो कोल्ड चेन सही नहीं है, या वैक्सीन को बहुत ज्यादा हीट मिल गई है, बहुत ज्यादा कोल्ड हो गया, तो इनकी वजह से भी क्या हो जाएगा, वैक्सीन जो है लोकल रिएक्शन कॉज करेगा। और वैक्सीन क्या हो सकता है, इनइफेक्टिव भी हो सकता है। और कॉन्ट्राइंडिकेशन जो है वो इग्नोर करना चाहिए। कॉन्ट्राइंडिकेशन को इग्नोर कर दिया गया हो, वैक्सीन स्टाफ इग्नोर्ड और नॉट हैविंग नॉलेज ऑफ कॉन्ट्राइंडिकेशन, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, इट शुड बी अवॉइडेबल सीवियर रिएक्शंस। यहाँ पर आप लोगों के लिए सेकंड क्वेश्चन है, वो क्या है, व्हाट इम्यूनाइजेशन एरर कैन मोस्ट लाइकली अकर इफ वैक्सीन आर केप्ट इन द सेम रेफ्रिजरेटर एज अदर ड्रग्स। ठीक है, तो उनकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नेक्स्ट वन इज इम्यूनाइजेशन एंजाइटी रिलेटेड रिएक्शन। आप सभी जानते हैं वैक्सीन लेने से पहले ही हमें काफी ज्यादा एंजाइटी रहती है। आप सभी को पता है कोरोना के केस में क्या हुआ था, काफी ज्यादा एंजाइटी थी सभी लोगों को, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को काफी सारी परेशानियां भी हुई। तो यहाँ पर देखिए, इंडिविजुअल कैन रिएक्ट इन एंटिसिपेशन टू एंड एज अ रिजल्ट ऑफ एन इंजेक्शन ऑफ एनी काइंड। क्लियर। एंड दीज रिएक्शन आर नॉट रिलेटेड टू द वैक्सीन बट टू द फियर ऑफ द इंजेक्शन। तो ये सारे जो भी फियर होने की वजह से जो एडवर्स इवेंट आते हैं वो उनको भी किस में कंसीडर कर लिया जाता है, वैक्सीन में ही कंसीडर कर लिया जाता है। बट वो है क्या, बेसिकली वो एंजाइटी होने की वजह से ऐसा रिएक्शन आया। तो यहाँ पर 4 तरह की रिएक्शन हो सकती हैं, वो देखिए क्या हुआ। पहला क्या हो सकता है, फेंट हो सकता है इंसान, ठीक है, बेहोशी हो सकती है उसमें। दूसरा हाइपर वेंटिलेशन हो जाए, ठीक है। एंड थर्ड जो है वॉमिटिंग हो सकती है पर्सन को। एंड फोर्थ वन इज कन्वर्जन आ सकते हैं। तो ये 4 तरह की प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है ड्यू टू टेंशन। देन कोइंसिडेंटल इवेंट में क्या होगा, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया ही है कि जैसे किसी को फीवर आया वैक्सीन देने के बाद में, तो फीवर हो सकता है कि वो मलेरिया की वजह से हो और ऐसा कंसीडर किया है कि वो वैक्सीन की वजह से आ गया। तो यहाँ पर क्या है कि कोइंसिडेंटल इवेंट्स आर इनएविटेबल व्हेन वैक्सीनेटिंग चिल्ड्रन इन दिस एज ग्रुप स्पेशली ड्यूरिंग अ मास कैंपेन। तो यहाँ पर देख लीजिए, कोइंसिडेंटल इवेंट का जो स्टडी हुई थी डीटीपी के वैक्सीन पर अलग अलग कंट्रीज में, वहां पर हुआ क्या था, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, कंबोडिया, चाइना, जापान, लाओस, न्यूजीलैंड एंड फिलीपींस। तो यहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 लाइव बर्थ में क्या होती, ऑस्ट्रेलिया में 5 जो बच्चे थे उनकी डेथ हुई थी, और नंबर ऑफ बर्थ पर ईयर कितनी थी, 2,67,000। क्लियर। तो अलग अलग डेथ रिपोर्टेड है ड्यू टू कोइंसिडेंटल वैक्सीन एडवर्स इवेंट। तो उसमें जो डेथ होने के केस हैं वो काफी कम ही है। नाउ अवर क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दिस टेबल, बेस्ड ऑन द डाटा इन द टेबल, हाउ मेनी इन्फेंट डेथ वुड यू एक्सपेक्ट टू अकर कोइंसिडेंटली not linked to the vaccine in China the day after immunization with DT? Give the answer of this question in the comment box. हमारा यहाँ पर की पॉइंट क्या रहेगा, कोइंसिडेंटल जो एडवर्स इवेंट है उनके लिए, कि जो भी डाटा बैंक है, डाटा बैंक दैट कैन प्रोवाइड लोकली relevant background rate of disease incidence are essential to aid assessment of vaccine safety and to determine whether AEFI are causally related और कोइंसिडेंट। यही डाटा बैंक को जो है स्टडी करनी होगी कि ये कैजुअली रिलेटेड है या कोइंसिडेंटल है। सो यहाँ पर मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग AEFI वुड बी क्लासिफाइड एज अ सीवियर रिएक्शन। तो इनमें से आप एक से ज्यादा आंसर भी हो सकते हैं, उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या सिंगल वन आंसर भी हो सकता है। सेकेंड वन क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग
onset interval of severe adverse event of following immunization is probably not due to a given vaccine. Select one or more. तो यहाँ पर देख लीजिए, इन क्वेश्चंस के आंसर भी मैं साथ ही आपको बता रहा हूँ. जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है उसमें सी, ऑप्शन सी और सी डी जो है वो करेक्ट है, एंड सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें डी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट. क्लियर. तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया AEFI का. इसके बाद हम सेकंड पार्ट और लेकर आएंगे. उसमें आप लोगों को जो है रिमेनिंग जो मास वैक्सीन कैंपेन होता है, जैसे कोरोना का मास वैक्सीन कैंपेन हुआ पूरे इंडिया के अंदर और पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स रही, उसमें किस तरह के एडवर्स इवेंट आए, उनमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसको हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे. आई होप आप लोगों को यहाँ पर AEFI समझ में आया होगा. और अगर आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया है तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें. जय भारत, जय हिंद.